जैसे शाम फ्री कंसेंट की हमारी ये सेकंड क्लास है, ठीक है। फ्री कंसेंट में मैंने आपको बताया था कि सर कंसेंट तो हमने पढ़ लिया था, हाँ कंसेंट होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए बेटा, फ्री भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हमारे साथ, ये मैंने आपको रीड करवा दिया था, इसमें किसी को डाउट तो पूछ सकते हो मेरे से आप, है क्या किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का, ठीक है। देखो बेटा ये जो सेक्शन 13 है ना, सेक्शन 13 ये कहता है 2 or more person are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense, इन द सेम सेंस, सेम सेंस का मतलब एक मत होना, एग्रीड होना किसी बात पे, ठीक है। अगर वो किसी बात पे लेके एग्रीड है एक ही चीज के ऊपर तो वो क्या कहलाएगी बेटा, कंसेंट कहलाएगी। सेक्शन 13 जो है ना, सेक्शन 13 वो किसके बारे में बता रहा है, कंसेंट के बारे में, किसके बारे में बता रहा है, कंसेंट के बारे में, ठीक है। और कंसेंट के बारे में बता रहा है, और सेक्शन 14 है ना वो भी कंसेंट के बारे में बता रहा है, दोनों में फर्क है। सेक्शन 13 तो कंसेंट के बारे में बता रहा है और सेक्शन 14 कहता है कंसेंट फ्री कब होगी, शायद आप आगे क्लास। सेक्शन 13 किसके बारे में बता रहा है, कंसेंट के बारे में, और सेक्शन 14 बता रहा है कंसेंट के बारे में, लेकिन कंसेंट फ्री कब होगी, ठीक है। ये जो सेम सेंस है ना, इसको लेटिन में एक वर्ड यूज किया जाता है, कई बार अपने पूछ लेता है लेटिन वर्ड, क्या, कॉन्सेंस एड एडम, लिखो बेटा लिखो, सेम सेंस के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है लेटिन वर्ड, इनके नाम ही ऐसे होते हैं, कंसेंस एड इडम, मतलब आपसे ये बोलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंस एड आइडम, तो इसका मतलब हो गया बेटा क्या, सेम सेंस, मतलब एग्रीड है, एक मत होना किसी चीज पे, ये लेटिन वर्ड है बेटा, ये क्या है लेटिन वर्ड, इसका लेटिन वर्ड है ये, इसका कंसेंसम एड आइडम, ये क्या है लेटिन वर्ड, कंसेंसस एड आइडम का मतलब ये होता है कि सेम सेंस, मतलब आप किसी चीज को लेके क्या हो बेटा, एग्रीड हो, क्या बेटा एग्रीड हो, एक मत हो उस चीज को लेके, दोनों पार्टियों क्या है, वो कहता मैं भी ऐसे कर सकता, मैं भी तो दोनों के दोनों क्या है बेटा उस चीज के लिए एग्रीड है, तो कंसेंसम एड आइडम दैट द लेटिन वर्ड, समझ आ गया, चलिए। तो सेक्शन जो 13 है हमारा, सेक्शन क्या बेटा 13 है, वो सेक्शन 13 आपका बताता है किसके बारे में बेटा, कंसेंट के बारे में, किसके बारे में बताता है, कंसेंट के बारे में बताता है, ठीक है। और जो सेक्शन 14 है वो किसके बारे में बताता है, सेक्शन 14 किसके बारे में बताता है, फ्री कंसेंट के बारे में, कि कंसेंट जब है वो फ्री कब होगी, कंसेंट जो है वो कब फ्री होगी, इसके बारे में बताता है, दैट इज फ्री कंसेंट। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, पक्का, चलिए ये हो गया था अपना। अब अगर ये सेक्शन 14 ये बोलता है अगर हमारी कंसेंट इनसे प्रभावित नहीं है, इफेक्ट नहीं है, अगर हमारी कंसेंट इनसे इफेक्ट नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, फ्री कंसेंट कहलाएगी, बोलो बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद कोरिजन हमने पढ़ लिया था, कोरिजन हमने पढ़ लिया था, कोई डाउट है इसके अंदर, दोबारा बताओ या कोई क्लियर है, क्लियर है, कोई चीज कोई ऐसी चीज कमिट करे, कमिट का मतलब या कमिटिंग कर दी हो, या कमिट करने की क्या दे, धमकी दे, कैसी चीज जो हमारे लॉ के अंदर, क्या बेटा लॉ के अंदर क्या है, ये देखो रिवाइज करा देता हूं, कोरिजन इज द कमिटिंग और थ्रेटिंग टू द कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, कि ऐसा कोई फॉरबिडन का मतलब समझते हो सभी, जो चीज क्या है प्रोहिबिटेड है, जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। कोई चीज फॉरबिडन बाय लॉ, आईपीसी में लॉ जो है वो फॉरबिडन है, मना है, वो ऐसी चीज आप करते हो, ऐसी चीज आप करते हो, कमिटिंग मतलब करते हो, कर रहे हो आप, या करने की धमकी देते हो आप। सर इंडियन पेनल कोड क्या होता है बेटा, जितने भी अपने क्राइम होते हैं, क्या होते हैं क्राइम, वो सारे क्राइम यहाँ पर बता रहे हैं,
वो क्राइम करते हो तो आपको उसके ऊपर क्या मिलती है, सजा मिलती है। तो इसमें जो क्राइम है आपके, तो सेक्शन 302 लग गया जी, फांसी की सजा, ये क्राइम, ये सारे क्राइम के बारे में बताता है इंडियन पेनल कोड। इसमें इंडिया जो आपके जिसको क्राइम माना गया है वो किसमें बता रखे, आईपीसी में बता। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो ये एलएलबी में पढ़ा जाता है, हमारा तो बिजनेस लॉ है, समझ आ गया, वैसे नॉलेज के लिए बताओ, ठीक है। जो अनलॉफुल है बेटा, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा है, द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, आप किसी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से, गैर कानूनी इरादे से किसी प्रॉपर्टी को रोकते हो, कब्जा करते हो, डिटेन करते हो और उस पर्सन को क्या करते हो, नुकसान पहुंचाते हो, ठीक है ना। इंटेंशन आपकी उस पर्सन को क्या है, नुकसान पहुंचाने की है, और आप नुकसान पहुंचा रहे हो और उसको क्या एग्री कर रहे हो कि एग्रीमेंट कर, क्या कर, एग्रीमेंट कर। आपने बहुत से मूवियों में देखा होगा बेटा, होता ही है जबरदस्ती, वो कहता है होटल बनाना है, ये बनाना है, वो जबरदस्ती ले एग्रीमेंट करवाते हैं, नहीं करते ये लोग आगे, उसके बच्चे को किडनैप कर लिया, पहले इस पे साइन कर। वो एक मूवी में भी था, सिंघम देखी होगी आप सबने, सिंघम मूवी देखी, सिंघम किस किसी देखी है, काफी बच्चों ने, मेजोरिटी ऑलवेज प्रिवेल। अच्छा, सिंघम मूवी में वो कहता ना तो साइन, तो क्या नाम था उसका, तावड़े तुमड़े क्या था यार, क्या नाम है, उसको कहता ये ले पैसे साइन कर, वो कहता नहीं करूंगा, कहता मैं पैसे दे रहा हूँ तेरे को, उसका नाम भूल गया मैं क्या था, वो साइन नहीं करता है, मार देता है फिर उसको, फिर उसके घर पे जाता है, बुजुर्ग जो उसके घर वाले थे, कहते ये लो पैसे, इन पोता पोती को संभालने के काम आएंगे, याद है क्या, है ना, देता ना साइन कराने के लिए, कौन था उसका नाम क्या था, एनीवे। तो वो बेटा उसको थ्रेटिंग करता है, कोचिंग करता है, क्या करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई बेटा, चलिए। उसके बाद हमने ये कहा था कि ये इमेटीरियल है कि कॉन्टेक्ट इंडिया में हुआ है, इंडिया से बाहर हुआ, अगर वो कोरिजन है तो वो कोरिजन माना जाएगा। हो सकता है कि दूसरी कंट्री में उसे कोरिजन ना माने, लेकिन हमारे यहाँ कोरिजन है तो कोरिजन माना जाएगा, उससे कोरिजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो जिस जगह कोरिजन हुआ है वो आउट ऑफ इंडिया है तो भी हम उसे कोरिजन मानेंगे, क्योंकि वो पर्सन तो इंडिया का ही है, सिटीजन तो इंडिया की ही है बेटा। बोलो बेटा, समझ आई, ये एग्जाम्पल किया था, तो बेटा ये मैंने रिपीट करा दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सुना ध्यान से, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है ये कि कोई व्यक्ति आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, फेथ करता है, आप पे क्या करता है, फेथ करता है, आपकी हर एक बात मानता है, जैसे आपने बोल दिया वो बिल्कुल सही मानता है, आप उसके लिए आइडल हो, समझ रहे हो, तो आप कहलाओगे डोमिनेट पोजीशन में, किसमें कहलाओगे बेटा, डोमिनेट पोजीशन में। क्योंकि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अपने बोलते हैं कि यार वो ये काम करते वो नहीं करता, तो आप कहते हैं ये ऐसे नहीं करेगा, ये मेरे को पता है किसकी मानता है, मैं उसको बोलता हूँ उसकी मानेगा ये, समझ आया कि नहीं आई मेरी बात। तो वो क्या होती है बेटा, डोमिनेट पोजीशन होती है, क्या होती है बेटा, डोमिनेट पोजीशन। आगे बात में, तो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, फेथ करती है, मतलब वो डोमिनेट होता है, ठीक है जी। चलो डोमिनेट तो होता ही है। अब आज मैं बोल दूं आपको कि बेटा आपको यहां से रीड करना है, तो मैं डोमिनेट पोजीशन में हूं, आप टीचर की मानोगे मानोगे। डॉक्टर कोई मेडिसिन लिख देता है कि नहीं आपको ये मेडिसिन बंद करके ये लेनी है और 200 mg लेनी है, तो पेशेंट मानता ही है, डॉक्टर उसमें क्या है, डोमिनेट पोजीशन में। तो प्रैक्टिकल लाइफ में डोमिनेट पोजीशन में होते ही होते हैं लोग, पेरेंट्स हैं, पापा कोई चीज बोल दे नॉर्मली मानते ही नहीं मानते, और कई बदतमीज होते हैं उनके, छोड़ो एक्सेप्शनल होते हैं वो छोड़ दो उनकी, ठीक है, फादर साहब बोल दे, मदर बोल दे, दादाजी बोल दे, गार्जियन बोल दे, समझ मानते हैं नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं। तो वो पेरेंट्स हमारे किसकी पोजीशन में होते हैं, डोमिनेट की पोजीशन में। डोमिनेट की पोजीशन में होना गलत नहीं है। अब ये रिलीजियस गुरु होते हैं, धार्मिक गुरु, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, धार्मिक गुरु सब समझते हो, ठीक है, वो रिलीजियस वो कुछ बोल दे तो उनके जो फॉलोअर है, बोलो मानते हैं नहीं मानते, अरे पेरेंट्स की बातें मानेंगे, घर वालों की बातें मानेंगे, हस्बैंड वाइफ की बातें मानेंगे, पहले गुरु जी की मानेंगे, गुरु जी ने कहा है, मैं गलत तो नहीं कह रहा,
ऐसे पक्के फॉलोअर्स होते हैं। तो वो जो गुरुजी है, धर्म गुरु है, रिलीजियस है, वो किसकी पोजीशन में है? डोमिनेट की पोजीशन में। बाबा जी ने कहा है, बोलो गलत है या सही है? तो वहां बाबा जी किसकी पोजीशन में है? डोमिनेट के। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में डोमिनेट पोजीशन में होते हैं, कोई बुरा नहीं है, गलत नहीं है। आप किसी को अपना आइडल मानते हो, किसी को ही मानते हो, ठीक है, और वो व्यक्ति आपको कुछ बोल दे तो बोलो आप मानोगे नहीं मानोगे? बिल्कुल मानोगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो डोमिनेट होना गलत नहीं है, लेकिन इसमें गलत क्या है? डोमिनेट पोजीशन का गलत यूज करता है। डोमिनेट पोजीशन का खुद के बेनिफिट के लिए, वो कहलाता है एंडो इन्फ्लुएंस। ये इंग्लिश तो बाद में पढ़ूंगा, पहले मेरा मतलब सुन लो आप क्या है। समझा क्या? डोमिनेट प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, पेरेंट्स है, टीचर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है ना? उसका कोई क्लाइंट है जिसमें केस चल रहा है, तो एडवोकेट भी मानेगा, मानेगा वही तो बचाएगा उसको, वो डोमिनेट में है। बोलो समझ आया कि नहीं है? तो ये जो रिलीजियस गुरु है, जो धर्म गुरु है, तो ये डोमिनेट पोजीशन में होता है। डोमिनेट पोजीशन में होना गलत नहीं है, लेकिन वो अंडर इन्फ्लुएंस कब कहलाएगा? एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन में होती है, ठीक है, और दूसरी पार्टी उसकी बात मानती है। वो उस डोमिनेट पोजीशन का क्या करता है? मिस यूज करता है। क्या करता है? किसके लिए? अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। और उससे दूसरी पार्टी को क्या होती है? इंजरी होती है। तो वो कहलाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक तरीके का ये भी कोरिजन ही हो गया। बोलो उसके ऊपर उत्पीड़न है या नहीं है, लेकिन वो अलग तरीके से हो गया। एक तो कहता है कि नहीं, बिल्कुल सामने हो जाना, धमकाना, लड़ना, वो तो बिल्कुल कोई नहीं। ये एक तरीके का मोराल हो गया, नैतिक हो गया, मतलब बाणीय बुद्धि से। समझ रहे मेरी बात को? चलिए एनीवे प्लीज, मतलब मैं ये कहना चाहूँ, माइंडेड है आदमी, अपनी पोजीशन का यूज कर रहा है। अब सुनना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16(1) क्या लिखा है? ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। कहता है कॉन्ट्रैक्ट कब कहा जाएगा कि इंड्यूज अनड्यू इन्फ्लुएंस में? where the relation subsisting between the parties are such that one of the parties is position of dominate। एक पार्टी किस में होती है? डोमिनेट में होती है। the dominate the will of the other and use the position, और उस पोजीशन की क्या करती है बेटा? यूज करती है। देखो डोमिनेट होना गलत नहीं है, डोमिनेट होते ही है। आप अपने पेरेंट्स की मानते हो, आज मैं बोलूँ कि बेटा आपको ये करके आना है, आपको यहाँ से रीड करना है, आपने ऐसे तैयारी करनी है, तो आप मेरे को, मैं डोमिनेट पोजीशन में हूँ या नहीं? बिल्कुल हूँ। बट वो उसके लिए मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, अपना खुद का बेनिफिट सोच रहा हूँ, और आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, और ट्रस्ट करके आपने वो किया और आपको उससे नुकसान हुआ, तो आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। आपको रेमेडी मिलेगी सेक्शन 16 के अंदर। आप मेरे पे केस कर सकते हो, यस कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकते हो। बाद में पता लगा अच्छा सर ने तो गलत यूज किया है, हम सर को मानते थे, सर की रिस्पेक्ट करते थे, सर ने इसका फायदा उठाया, तो आप कॉन्टैक्ट तो कर लिया आपने मेरे साथ, लेकिन आप कॉन्टैक्ट को क्या करवा सकते हो? वॉइडेबल। और उस पर क्या लग जाएगा? रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन लगेगा। समझ आ गई मेरी बात? अब सुनना, द वन ऑफ द पार्टी इज इन पोजिशन ऑफ डोमिनेट द विल, उसकी इच्छा को कंट्रोल करता है। किसकी बेटा? इच्छा को। द पोजिशन ऑफ द डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, अदर की इच्छा उसके कंट्रोल में है, मतलब अदर को जो मैं बोलूंगा वो करेगा वो। समझ आया? एंड यूज द पोजिशन, और उस पोजिशन का यूज करता है टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, खुद के लिए क्या उठाता है? अनफेयर एडवांटेज लेता है। पर्सनल बेनिफिट हो गया कि नहीं हो गया? ओवर द अदर, दूसरे के ऊपर। एक तरीके का ये क्या है? क्या है ये? मोरल कोरिजन माना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ए काइंड ऑफ मोरल कोरिजन, यस ट्रू है। नैतिक, मोरल समझते हो? एथिक्स, मोरल, समझ गए? अच्छा इफेक्ट क्या होगा? कॉन्टैक्ट क्या माना जाएगा? वोइडेबल माना जाएगा। अब दूसरी पार्टी के अंदर छोड़ यार, हो गया, आगे से ध्यान रखूंगा, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कॉन्टैक्ट, चलो आपको उसके अगेंस्ट बोलना पड़ेगा। आप इंजर्ड पार्टी को इसका अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। वो समझ आ रही है? वोइडेबल और वोइड में मतलब समझता है? वोइडेबल मतलब कॉन्टैक्ट हो गया, लेकिन एक पार्टी के साथ गलत हुआ है, तो वो पार्टी अगर चाहे तो कॉन्टैक्ट को क्या करवा सकती है? वोइड, तो वो होता है वोइडेबल। दूसरी पार्टी नहीं करवा सकती। जो इंजर्ड पार्टी वही, इंजर्ड का मतलब जिसके साथ गलत हुआ है। समझ आ गई मेरी बात? हाँ, एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वोइडेबल होगा। रेस्टिट्यूशन इज अलाउड, मतलब इफ एग्रीड पार्टी रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कहता है रेस्टिट्यूशन लग जाएगा अगर एग्रीड पार्टी रिजाइन का मतलब मना कर देती है। क्या कर देती है? मना।
अगर एग्री पार्टी मना कर देती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कोर्ट में जाएगी बेटा कि मेरे साथ गलत हुआ है, अंडू इन्फ्लुएंस होकर मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। तो कोर्ट उस पर क्या लगा सकता है, रेस्टिट्यूशन, मतलब रेस्टिट्यूशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो सामान लिया गया वो वापस देना पड़ेगा। बोलो बात समझ आएगी। चलिए उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ, देखो बेटा अंडू इन्फ्लुएंस में ये प्रिजम्पशन मानी जाती है, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस, प्रिजम्पशन ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस लॉ के अंदर, ये जो मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा अभी आपको, इनको पहले से ही ये एज्यूम करा हुआ है कि ये क्या है, इस केस में अंडू इन्फ्लुएंस हो सकता है। मतलब इन प्रिजम्पशन ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस मतलब ये केसेस में कोर्ट देखते ही मान लेगा कि क्या है, अंडू इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो रिलेशन ही ऐसे हैं। मतलब इन इन केसेस में ये माना जाता है कि वो एक पार्टी जो है वो डोमिनेट पोजीशन में है, प्रूव करने की जरूरत है, कोर्ट जाते ही मान लेगा। देखो अगर कोई और केस जाता है, ठीक है, वो कहता है जी इसने डोमिनेट पोजीशन का यूज किया, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये डोमिनेट पोजीशन में था, मैं इसकी मानता था, मैं इसके आज्ञा का पालन करता था, मैं इसका फॉलो, समझ रहे हो, प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन इन केसेस के अंदर कोर्ट में जाते ही कोर्ट बिना प्रूव किए मान लेगा कि ये क्या है, अंडू इन्फ्लुएंस है, ये पहले से प्रूव है। समझ आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात? समझे कौन से केस जो मैंने आपको बताए हैं, सुना वेहर पहला केस ये, इसमें पहले से कोर्ट मान लेगा, मतलब प्रूव करने की जरूरत है नहीं। वेयर ही होल्ड ए रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, ध्यान से सुनना, कहता है एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अथॉरिटी है, उसको उसके ऊपर अधिकार है, उसके ऊपर क्या है, अधिकार है उसको। एग्जाम्पल मास्टर और सर्वेंट। अब मान लीजिए रिलायंस कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अपने एम्प्लॉय को या किसी को भी कुछ बोलेगा तो वो पता वो मानेगा या नहीं मानेगा, मानेगा। तो जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, किसका रिलेशन, तो वहां पर एम्प्लॉयर को क्या मानना पड़ेगा, डोमिनेट पोजीशन में है वो, इसका मतलब बोलो है या नहीं। तो जहां पर कहता है कि ये सिंपल लिखा है, वो तो एग्जांपल देने के लिए लिखा है मैंने, ही होल्ड रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे के ऊपर क्या अथॉरिटी है, मतलब अधिकार है उसके ऊपर। अब मान लीजिए कोई छोटे एग्जांपल ले लो, एक सीनियर और जूनियर है, मान लीजिए एसपी है, एसपी समझते सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब वो एक कांस्टेबल को बुला के कुछ भी कहे वो मानेगा या नहीं मानेगा, भाई साहब वो कहे एसपी के ऑर्डर है, भाई साहब एसपी छोटा, उसको कांस्टेबल को अगर एसआई बोल दे, सब इंस्पेक्टर ही बोल दे, एसआई का बोला सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर बोल दे, वो मानेगा या नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा भाई साहब। तो सर ने कहा, बॉस ने कहा है, साहब ने कहा है, बोलो बात समझ आएगी नहीं। तो जिस केस के अंदर एक को दूसरे के ऊपर क्या होती है, अथॉरिटी होती है, पावर होती है, उसको उसके ऊपर अधिकार होता है, तो वो डोमिनेट पोजीशन कोर्ट जाते ही मानता है। जैसे एग्जांपल दिया, कोई मास्टर है और सर्वेंट है, मास्टर सर्वेंट समझ गए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हायर पोजीशन पे है। दूसरा लिखा आईटी और एसएससी। एसएससी क्या होता है, जो अपने अपने एसएससी, आप इनकम टैक्स की आप रिटर्न भरते हो ना, हेलो, इनकम टैक्स की आप क्या करते हो, रिटर्न फाइल करते हो, इनकम टैक्स की क्या फाइल करते हैं, रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे राम ने अपनी इनकम निकाली और भरा, तो इनकम टैक्स वाले जो रिटर्न भरता है ना क्लाइंट है, उसको क्या बोलते हैं, एसएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएससी का मतलब करदाता होता है, वैसे करदाता, करदाता मतलब जो टैक्स पेयर, टैक्स पेयर को क्या बोलते हैं, एसएससी। जैसे आपने टैक्स पे किया 10 लाख कमाए तो आप क्या हो, एसएससी हो। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या कहलाओगे, पेशेंट कहलाओगे। अब यहाँ बैठे तो क्या कहलाओगे, स्टूडेंट कहलाओगे। घर जाओगे तो बेटा कहलाओगे। तो हर जगह आपकी अलग अलग अहमियत है या नहीं है। तो इनकम टैक्स में जाओगे तो वो आपको ये कहेंगे बेटा है, एसएससी है, क्या बोलते हैं, एसएससी है। आइए समझ। तो दुकान में जाओगे तो कस्टमर कहलाओगे, अरे बोलो बोलो बेटा। जेल में जाओगे तो विक्टिम कहलाओगे, अरे बोलो। हाँ, तो कहता आईटीओ, आईटीओ मैंने बताया वो आपको, इनकम टैक्स ऑफिसर, अरे कल ही तो बताया था, इनकम टैक्स ऑफिसर और एसएससी। मतलब अब इनकम टैक्स ऑफिसर आप रिटर्न भरी, उसको पता लग गया तेरे पास पैसा है, तेरे पर रेड होगी, अब उसके पास पैसा है, वो कहता है ऐसे कर 5 लाख दे, बात समझ आ गई, दे देगा वो, दे देगा वो, कहता 5 करोड़ पकड़ जाएंगे, 5 लाख में सेटलमेंट हो रही है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि ये जो प्रॉपर्टी है तेरी, इसमें से आदमी मेरे को दे दे, तेरे पर रेड नहीं होगी।
दे दे, तू कुछ बोलेगा वही करने के तैयार हो जाएगा भाई साहब, जो बचे वही बढ़िया है। तो बताओ यहाँ आईटीओ किस पोजीशन में है? अथॉरिटी है उसके पास, पावर है इनकम टैक्स की। और दूसरा उसकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा भाई साहब, बिल्कुल मानेगा। बोलो बात हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल दिए मैंने कि मास्टर सर्वेंट आईटीओ एसएससी, ठीक है, इसके ऊपर भी, क्योंकि ये किस केस में आएगा कि एक को दूसरे के ऊपर क्या है बेटा? अथॉरिटी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको डोमिनेट पोजीशन पहले से मानता है कोर्ट, लो। समझ आ गया? नंबर 2, वेयर द स्टैंड इज फिड्यूशरी। फिड्यूशरी का मतलब समझते हो? फेद, लिख लो, फेद, फेद, ट्रस्ट, विश्वास। फिड्यूशरी का मतलब क्या है? फेद। वेयर ही स्टैंड इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप ऑफ द अदर, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे क्या करता था? फेद करता था, विश्वास करता था, बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। बताओ जिसके ऊपर ट्रस्ट है किसी को, वो क्या है? डोमिनेट पोजीशन में है। वो किस में बेटा? मैं बताता हूँ बेटा, क्यों चिंता करती है? धर्मगुरु और फॉलोअर होगा वहां पर, तो वहां ये माना जाएगा कि धर्मगुरु के ऊपर फॉलोअर को क्या था? ट्रस्ट था। तो बेटा फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब जहां पर जिस एक पार्टी दूसरी पार्टी में क्या करती है? ट्रस्ट करती है, फेथ करती है, ठीक है। तो जो भी केस जाता है, अगर केस ऐसा है कि जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी में क्या करती है? ट्रस्ट करती है, फेथ करती है, जैसे मैंने बताया डॉक्टर वाला, है ना, तो वो पहले से एजम्पशन है कि वो क्या माना जाएगा? हाँ, अगर उसमें उसने एडवांटेज लिए तो उसको क्या मानेंगे? अपने इंडिविजुअल मानेंगे, ठीक है जी। नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो तब होगा जब वो उसके साथ गलत करेगा, जब वो उसके साथ डोमिनेट। अब ये देखो ऊपर हेडिंग क्या लिखा हुआ है? वेयर ए पर्सन डीम्ड टू बी ए पोजिशन ऑफ डोमिनेट विल अदर, मतलब एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर क्या है? डोमिनेट पोजीशन में है, ये माना जाएगा। डोमिनेट में तो होता ही है, लेकिन डोमिनेट में होना गलत है ना? गलत नहीं है। डोमिनेट का मिस यूज करके पर्सनल एडवांटेज लेता है, वो है अंडर इन्फ्लुएंस। डोमिनेट होना अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है। डोमिनेट पोजीशन में था, उसका मिस यूज किया और पर्सनल एडवांटेज ली, दैट इज अंडर इन्फ्लुएंस। पर्सनल एडवांटेज लेने से उसको डोमिनेट पार्टी को क्या हुआ? बेनिफिट, और जो ट्रस्ट करती थी उस पार्टी को क्या हुआ? लॉस, दैट इज अंडर इन्फ्लुएंस। डोमिनेट होना ही अंडर इन्फ्लुएंस। डोमिनेट तो आज भी हूं मैं, आप बोलो चुप हो जाओ, डोमिनेट हूं मैं आप पे, तभी तो चुप होते हो। अरे बोलो। तो ये क्या क्या एजम्पशन है बेटा? डोमिनेट पार्टी मानता है इनको, ठीक है। अब डोमिनेट है ये मानेगा, अब वो केस पे डिपेंड करेगा कि अंडर हुआ है या नहीं है, वो तो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। अनकंसिक्वेंसेबल ट्रांजेक्शन, ये क्या होती है बेटा? सुनना, वेयर ए पार्टी मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेली और परमानेंटली अफेक्टेड, मतलब कोई बेचारा कहते भोला है ये, समझ रहे हो? सुनना, मतलब उसके दिमाग मेंटली या बुढ़ापे की वजह से, पढ़ा था हम लोगों ने, वो सही काम नहीं कर रहा, हर बात को मान लेता है ना, तो ऐसा जो मेंटली कैपेसिटी उसकी टेम्परेली क्या हो चुकी है? लॉस हो चुकी है, या परमानेंटली अफेक्टेड हो चुकी है बाय द रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडी ऑफ डिस्ट्रेस। समझ आ गया? इस वजह से उसकी सोचन क्षमता, अच्छा बुरा वो थोड़ा सा कम सोचता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति अगर है तो उसके साथ कोई कांटेक्ट करता तो वो क्या माना जाएगा? डोमिनेट पोजीशन। कहता है इसको, कहता नहीं बहला के फुसला के, ठीक है ना, कांटेक्ट पे साइन करवा लिए, हाँ हाँ, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब ये देखो, अनकंसिस्टेबल ट्रांजेक्शन बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? अनकंसिस्टेबल ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। पहला क्या हो गया? अथॉरिटी, दूसरा क्या हो गया? फिड्यूशरी रिलेशन, तीसरा क्या हो गया? अनकंसिस्टेबल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल दे रखे हैं बेटा, अब इन सभी का एग्जांपल इकट्ठा दिया है जिसमें डोमिनेट, देखो देखो, पेरेंट्स,
पेरेंट डोमिनेट पोजीशन में होते हैं। हाँ, चाइल्ड, गार्जियन, अरे पेरेंट्स एंड चाइल्ड हो गया, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो ठीक है, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, डॉक्टर एंड पेशेंट, सोलिसिटर, एडवोकेट होता है, ठीक है, क्लाइंट, रिलीजियस एडवाइजर, धर्मगुरु, एंड डिसिपल क्या होता है, फॉलोअर्स, जो उनको फॉलो करता है। क्या कह रहे हैं, चेला, चेली, गुरु चेला, समझ आएगा मेरे। तो इनको क्या माना जाता है, डोमिनेट पोजीशन में माना जाता है। अच्छा, अब इनको डोमिनेट पोजीशन में नहीं माना जाता, कहता जी ये किराएदार है, मकान मालिक है, कहता मकान मालिक डोमिनेट पोजीशन में है। अगर था तो इसको प्रूव करना पड़ेगा डोमिनेट में था, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अरे डोमिनेट का मतलब ये थोड़ा इंडिविजुअल, बार बार समझ लो आप, क्या मतलब लेके बैठे हो अपने दिमाग में। डोमिनेट मतलब कोर्ट ये मान लेगा डोमिनेट है, अभी ये नहीं माना कि इंडिविजुअल हुआ है, वो कब होगा, डोमिनेट प्लस प्लस मिस यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन, पर्सनल एडवांटेज और उसको नुकसान, तब होगा अनडू इन्फ्लुएंस। बोलो बात समझा गया। तो इन केसेस में डोमिनेट कोर्ट पहले से नहीं मानता, इनमें डोमिनेट पोजीशन है या नहीं, क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। क्लास में ध्यान रखना, क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रूव करना पड़ेगा। जैसे लैंडलॉर्ड, टेनेंट, क्रेडिटर, डेटर, पैसे लेन देना ना, ठीक है जी, हस्बैंड वाइफ ना बराबर है दोनों। हस्बैंड कहता है बेचारा मेरे साथ गलत हो रहा है, वाइफ डोमिनेट पोजीशन में है, वाइफ क्या है, डोमिनेट पोजीशन, या वाइफ बोलती है कि मेरे हस्बैंड डोमिनेट पोजीशन पे है, ठीक है, तो नहीं, वहां कोर्ट नहीं मानता, कोर्ट दोनों को बराबर मानता है, ठीक है जी, प्रिंसिपल और एजेंट जो उसके पास काम कर रहा है, ठीक है। तो इन केसेस के अंदर प्लीज, इन केसेस के अंदर कोर्ट नहीं मानता, डोमिनेट पोजीशन आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, प्रूव करनी पड़ेगी। बोलो बात समझ आएगी है ना ना ना, मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल और एजेंट में और अथॉरिटी में फर्क होता है। मैंने आपको कोई काम कहा कि बेटा आप उधर से आ रहे हो गोल बाजार से, मेरे लिए रजिस्टर ले आना, या ये चेक लो, आप उसको चेक पकड़ा देना, तो उस केस में मैं, मेरे ब्याह पे आप कोई काम कर रहे हो, तो आप मेरे एजेंट हो, मैं आपका प्रिंसिपल हूं, ठीक है। और वहां पर था बेटा कि जो पार्टी है ना, उसके पास वो उसके अंडर काम करता है, उसके ऊपर उसको अधिकार है, अथॉरिटी है, वो फर्क है दोनों में। एजेंट का मतलब मैंने आपको कहा था ब्रोकर मत समझना, दलाल मत समझना। एजेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी के ब्याह पर काम करे। मैंने एग्जांपल दिया, आप जा रहे हो, मैं कहा बेटा ये लो, ये है ना, ये बुक्स आप मैथ की क्लास जा रहे हो क्या, मैं कहा सर नवीन सर को दे देना है, तो उस केस में आप मेरे क्या हो, एजेंट। आप जाके क्या कहोगे, सर ये बुक दिनेश सर ने दी है, तो आप मेरे एजेंट के रूप में काम कर रहे हो, मैं वहां डोमिनेट पोजीशन में हुई नहीं, ठीक है ना। डोमिनेट पोजीशन कब मानी जाएगी, जब दूसरी आपके ऊपर क्या अथॉरिटी हो, उसको कानूनी रूप से आपके ऊपर क्या अधिकार है। अब बॉस है, आप उसके अंडर काम करते हो, उस बॉस को अधिकार है, उसी के पास सारी चार्ज है ट्रांसफर का, तो सारे उसकी बात मानते हैं, कहीं तक क्या हमारा ट्रांसफर अंडमान निकोबार ना कर दे। देखा मैप में इंडिया के पूरा, देखो ना, बाय रोड तो जा ही नहीं सकता, वहां पर रोड है ही नहीं, जाओगे कैसे, क्या कर रहा है बेटा ये, या तो बाय एयर जाओ और या बाय सी जाओ, ऑन रोड तो है ही नहीं, क्योंकि वो पूरी बंगाल की खाड़ी पानी, और इतना सा वो बेचारा है थोड़ा सा भी। मैप में देखा होगा, मैप में देखते तो ऐसा लगता है यहाँ पे लैंड है नहीं, उसके चारों तरफ क्या पानी पानी, टापू है छोटा सा वो, तो क्या है, हाँ टापू बोलते हैं हिंदी में, हिंदुस्तानी हुए। बात समझ आएगी नहीं आएगी, तो प्लीज अब नीचे इसके एग्जाम्पल दिए हुए बेटा, कीप साइलेंट, नीचे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इस 5 एग्जाम्पलों में ये बताया गया है कि ये इंडिविजुअल हुआ है या नहीं हुआ, आपको डिसाइड करना है, ये होमवर्क आपके लिए, ठीक है जी, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। थैंक यू, जय श्री श्याम।